गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। सातवीं वीडियो के साथ में क्लास 11 विषय जीव विज्ञान। ध्यान देना बेटा, पिछले वीडियो में हमने आपको कोशिका भित्ति, ध्यान देना, जो कि पादप कोशिकाओं की एक बाह्यतम आवरण होता है, कोशिका भित्ति के बारे में वर्णन कराया था। इसमें डायग्राम बनाया था कि कोशिका भित्ति निम्नलिखित परतों से मिलकर बनी होती है। ध्यान देना, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति और तृतीयक कोशिका भित्ति। और इन सबके बाहर, प्राथमिक कोशिका बाहर एक परत होती है जिसे बोलते हैं मध्य पट्टिका। मध्य पट्टिका जो कि दो पड़ोसी कोशिकाओं की पादप काय में दो पड़ोसी कोशिकाओं को जोड़ने वाली संरचना होती है। इसके बारे में चर्चा कर रही थी। तो हम डाले हेडिंग पहला, ध्यान दीजिएगा, मध्य पट्टिका। मध्य पट्टिका इसे बोलते हैं मिडिल लैमेला, MIDD मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला। क्या कहेंगे इसको? मध्य पट्टिका। तो क्या होती है इसके बारे में देखें आप कि पादप काय में दो पड़ोसी परिवर्तन हैं। तो इसकी पादप काय में दो पड़ोसी सन्निकट, दो पड़ोसी कोशिकाओं को या दो पड़ोसी कोशिकाओं को जोड़ने वाली दो पड़ोसी कोशिकाओं को जोड़ने वाली संरचना को मध्य पट्टिका मिडिल लैमेला कहते हैं। ध्यान देना, जिस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, जिस प्रकार दो क्या होती हैं, दो ईंटें होती हैं, इस पर एक दीवार बनती है ना, तो दो ईंटों को जोड़ने वाली जो सीमेंट होता है, सीमेंट और कंक्रीट, उसको दो कोशिकाओं को जोड़ने वाली परत होती है ये। तो जिस प्रकार एक दीवार में दो ईंटें जुड़ी होती हैं, उसी प्रकार पादप काय में दो पड़ोसी कोशिकाओं के मध्य वाली परत होती है ये। ध्यान देना। तो आगे देखो क्या कहते हैं इसको? मध्य पट्टिका कहते हैं। इसका निर्माण तीनों फेज में थैलेमोप्लास्ट से होता है। किससे होता है? टीलोफेज अवस्था में थैलेमोप्लास्ट से होता है। इसको थोड़ा आगे लिखें, किससे मिलकर बनी होती है। ध्यान देना, यह है मुख्यतया कैल्शियम पैक्टेट ये भी लक्षण यह मुख्यतः कैल्शियम पैक्टेट या मैग्नीशियम पैक्टेट कैल्शियम पैक्टेट या मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। कैल्शियम पैक्टेट मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। अर्थात कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट हम ये भी कह सकते हैं। अर्थात कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। आगे देखें, ध्यान देना,
इसमें सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम होता है। आगे देखें, इसमें सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम Ca+ कैल्शियम होता है। तो इन तीनों में से अधिक मात्रा में कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। आगे देखो, इसका जो मुख्य अवयव है वो पैक्टिन होता है। आगे देखो, पैक्टिन मुख्य अवयव, पैक्टिन मुख्य अवयव होता है जो सीमेंट के समान कार्य करता है, जो सीमेंट के समान कार्य करता है। जिस प्रकार हम कंक्रीट, बजरी और सीमेंट बनाते हैं, सीमेंट मुख्य होता है, उसका पैक्टिन मुख्य होता है। आगे देखो, इसमें अब आती है दूसरी जो वास्तविक प्रदेश की, ध्यान देना, प्राथमिक कोशिका भित्ति। ध्यान देना, इसके बाद देखें दोबारा कि मध्य पट्टिका पादप काय है। पादप शरीर में दो पड़ोसी कोशिकाओं को जोड़ने वाली, दो पड़ोसी कोशिकाओं को जोड़ने वाली परत होती है। मान लीजिएगा ये कोई एक कोशिका है ऊपर, इनके बीच में ये दूसरी कोशिका है, तो इनके बीच में जो होती है ये परत, ये होती है मध्य पट्टिका। मध्य पट्टिका ये एक कोशिका, सेल मध्य और सेल दो कोशिकाओं को जोड़ने वाली। इसके बाद में प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति और तृतीय कोशिका भित्ति ऐसा है। अब डालेंगे प्राथमिक कोशिका भित्ति, जो इसकी परत होती है, पहली परत पादप कोशिका की पहली भित्ति की कोशिका भित्ति 3 परतों की बनी होती है। इसमें पहली है कौन सी? प्राथमिक कोशिका भित्ति। दूसरे पॉइंट डाले तो प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल। ध्यान देना, कंफ्यूजन मत होना बिल्कुल भी इसमें, क्योंकि हमने नंबर 2 डाल दिया, लेकिन प्राथमिक कोशिका भित्ति है, नाम से पसंद है प्राथमिक कोशिका भित्ति। अब क्या होती है, ध्यान देना, यह कोशिका का बाह्यतम स्तर होता है। इसमें देखो, यह पादप कोशिका का, यह पादप कोशिका का या हम ये कह सकते हैं पादप कोशिका या कोशिका भित्ति का, या कोशिका भित्ति का प्रथम बाह्यतम स्तर होता है। प्रथम बाह्यतम स्तर होता है, प्रथम बाह्यतम स्तर होता है। ध्यान देना, कैसा होता है? यह कैसा होता है? यह पतला, कोमल, लचीला, यह पतला, कोमल एवं लचीला, यह पतला, कोमल एवं लचीला
होता है, लचीला स्तर होता है। अगला पॉइंट देखो, किससे किसका बना होता है, किससे मिलकर बना होता है, ध्यान देना। यह सेलुलोज, अगर देखो यह सेलुलोज बैक्टीरियम हेमिसेलुलोज की बनी होती है। यह सेलुलोज पैक्टिन एवं हेमिसेलुलोज यह सेलुलोज पैक्टिन एवं हेमिसेलुलोज का बना होता है, का बना होता है। यह सेलुलोज पैक्टिन हेमिसेलुलोज का बना होता है, ध्यान दीजिएगा। यह सभी पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। आगे देखो, यह है सभी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह सभी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। एक बार उन्हें देखें इसको, प्राथमिक कोशिका वृत्ति। देखो, यह पादप कोशिका का या कोशिका वृत्ति का प्रथम बाह्यतम स्तर होता है। यह पतला, कोमल एवं लचीला स्तर होता है। आगे देखो, यह सेलुलोज रासायनिक किसका होता है, यह सेलुलोज पैक्टिन एवं हेमिसेलुलोज का बना होता है। आगे देखिएगा, यह सभी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, सभी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। आगे देखो, दूसरा स्तर सेकेंडरी सेल वॉल, द्वितीयक कोशिका वृत्ति। क्या कहेंगे इसको, दूसरा है द्वितीयक द्वितीयक कोशिका वृत्ति, सेकेंडरी सेल वॉल। देखो, यह कोशिका के अंदर की ओर प्राथमिक कोशिका वृत्ति के बाद पाई जाती है। यह कोशिका के अंदर प्राथमिक कोशिका वृत्ति के बाद, प्राथमिक कोशिका वृत्ति के बाद पाया जाता है। द्वितीयक कोशिका वृत्ति या पाई जाती है, प्राथमिक कोशिका वृत्ति के बाद पाई जाती है। ध्यान देना, प्राथमिक कोशिका वृत्ति के बाद पाई जाती है। यह परिपक्व कोशिकाएं विकासशील कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। हालांकि यह परिपक्व कोशिकाओं, कौन सी कोशिकाओं, परिपक्व कोशिका या परिपक्व कोशिकाओं, या हम ये कह सकते हैं कि विकसित कोशिकाओं, विकसित कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह परिपक्व कोशिकाओं या विकसित कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह किसकी बनी होती है, मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। यह मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की
बनी होती है, यह मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, द्वितीयक कोशिका भित्ति क्या पढ़ा हमने, यह कोशिका के अंदर प्राथमिक कोशिका भित्ति के बाद पाई जाती है। दूसरे नंबर के लिए यह परिपक्व कोशिकाओं या विकसित कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होती है डेवलप्ड सेल के अंदर। तीसरा है मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अब आते हैं तृतीयक कोशिका भित्ति। तृतीयक कोशिका भित्ति देखिएगा, तृतीयक कोशिका भित्ति, टर्सरी सेल वॉल। तृतीयक कोशिका भित्ति, टर्सरी सेल वॉल, ध्यान दीजिएगा। तृतीयक कोशिका भित्ति, तो देखो बेटा, यह केवल जिम्नोस्पर्म अर्थात अनावृत बीजी पादपों की वाहिकाओं या ट्रैकिड्स वाहिकाओं या वाहिनी में पाई जाती है। किस पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा। हम ये कह सकते हैं तो कहाँ पाई जाती है, पहली बात तो ये आवृत बीजी पादपों में नहीं पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म अर्थात अनावृत बीजी पादपों में पाई जाती है। उसको लिखें, यह केवल अनावृत बीजी या अनावृत बीजी अर्थात जिम्नोस्पर्म पादपों में, जिम्नोस्पर्म पादपों की, जिम्नोस्पर्म पादपों की ट्रैकिड्स या वाहिकाओं ट्रैकिड्स ट्रैकिड्स वाहिनिकाओं जो बोलो इसको, ट्रैकिड्स वाहिनिकाओं ट्रैकिड्स में पाई जाती है। ध्यान देना, किसकी बनी होती है, यह है जाइलम, तो यह है जाइलम एवं हेमीसेलुलोज की बनी होती है। जाइलम एवं हेमीसेलुलोज की बनी होती है। यह जाइलम एवं हेमीसेलुलोज की बनी होती है। ध्यान दीजिएगा, ये कोशिका भित्ति की संरचना हो गई। अब आता है कार्य, कोशिका भित्ति के कार्य। तो क्या कार्य करती है कोशिका भित्ति, देखिएगा पादप कोशिका में। तो देखिए कोशिका भित्ति के कार्य, कोशिका के कार्य, ध्यान देना, कोशिका भित्ति के कार्य। तो सबसे पहला कार्य इसका ध्यान देना, कोशिका भित्ति को आकार एवं आकृति प्रदान करती है। पहला है, यह कोशिका भित्ति को, यह कोशिका को
आकार एवं आकृति प्रदान करती है, आकार एवं आकृति प्रदान करती है, अतः उसकी शेप बनाए रखती है। दूसरा कार्य देखो इसका, ध्यान देना, कोशिका भित्ति में जीव द्रव्य तंतु या प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं जो आपस में कोशिकाओं के संपर्क में रहती है, अर्थात इसमें कोशिका भित्ति में कोशिकाएं प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा संपर्कित रहती हैं। इसमें देखिएगा, यह प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा, यह प्लाज्मोडेस्माटा इसे बोलते हैं जीव द्रव्य तंतु, जीव द्रव्य तंतु के द्वारा, जीव द्रव्य तंतु के द्वारा आपस में कोशिकाओं के संपर्क में रहती है, कोशिकाओं के संपर्क में रहती हैं। ध्यान देना, जीव तंतु के द्वारा कोशिका संपर्क में रहती हैं। आगे देखिएगा, कोशिका भित्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिका एवं उसमें उपस्थित जीव द्रव्य की रक्षा करती है। तीसरा जो कार्य इसका, कोशिका भित्ति कौन सी परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में, अनफेवरेबल कंडीशंस, प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिका भित्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिका, किसकी, प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिका एवं उसमें उपस्थित जीव द्रव्य, उसमें उपस्थित जीव द्रव्य की रक्षा करती है, अर्थात कोशिका को सूखने नष्ट होने से बचाती है। ध्यान देना, क्या करते हैं, कोशिका को सूखने नष्ट होने से बचाती है। तो कोशिका भित्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिका एवं उसमें उपस्थित जीव द्रव्य की रक्षा करती है। चौथा कार्य, कोशिका भित्ति कोशिका को यांत्रिक हानियों व संक्रमण से बचाती है। कोशिका भित्ति कोशिका को यांत्रिक हानियों एवं संक्रमण से बचाती है, एवं संक्रमण से बचाती है। ध्यान दीजिएगा, ये कोशिका भित्ति के कार्य हो गए। कार्य पहला था, कोशिका को आकार एवं आकृति प्रदान करती है, क्या, कोशिका भित्ति। दूसरा है प्लाज्मोडेस्माटा। ध्यान देना, कोशिका भित्ति में प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं जिनके द्वारा एक कोशिका का दूसरी कोशिका का संपर्क बना रहता है। ध्यान देना, यह प्लाज्मोडेस्माटा जीव तंतु बोलते हैं उसको, के द्वारा आपस में कोशिकाओं के संपर्क में रहती है। ध्यान दीजिएगा, दूसरी भित्ति। तीसरा है कोशिका भित्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिका एवं उसमें उपस्थित जीव द्रव्य की रक्षा करती है। चौथा है कोशिका भित्ति कोशिका को यांत्रिक हानियों एवं संक्रमण से बचाती है। अब ध्यान देना, ये आपके कोशिका भित्ति पूरा होता है। अब आता है टॉपिक आप पे कोशिका झिल्ली, जो कि
कोशिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण स्तर होता है। कोशिका जितनी यूनिवर्सल होती है सब में पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो आवरण है वो आता है आपके कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका ध्यान दीजिएगा क्या होती है ये कोशिका झिल्ली। बहुत फरमाइएगा। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, क्या परिभाषा बनती है इसकी? किसके द्वारा स्त्रावित होती है? जीव द्रव्य द्वारा भी। ध्यान देना, जीव द्रव्य के द्वारा स्त्रावित या जीव द्रव्य द्वारा स्त्रावित सजीव लचीली मतलब प्रत्यास्थ, सजीव होती है लचीली होती है, सजीव लचीली पतली प्रत्यास्थ चयनात्मक पारगम मतलब सेलेक्टिव परमिएबल कोशिकीय आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कौन सा आवरण है ये? कोशिकीय है, सजीव होता है, पतला होता है, लचीला होता है, सजीव पतली लचीली और चयनात्मक पारगम्य कोशिकीय आवरण को कैसे होता है ये? चयनात्मक पारगम्य कोशिकीय आवरण कहलाती है, कोशिका झिल्ली कहलाती है। तो इसकी परिभाषा देखें हम पहले, ध्यान देना, क्या लिखेंगे इसको परिभाषा को कि जीव द्रव्य द्वारा स्त्रावित, जीव द्रव्य द्वारा स्त्रावित सजीव कैसे होती है? सजीव। कोशिका वृत्ति कैसी थी? मृत निर्जीव। कैसे होती है ये? सजीव पतली लचीली, सजीव होती है, पतली होती है, लचीली होती है, सजीव पतली लचीली और चयनात्मक पारगम्य और चयनात्मक पारगम्य कोशिकीय आवरण को कोशिकीय आवरण को इस प्रकार का आवरण है चयनात्मक पारगम्य कोशिकीय आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बार देखें कि जीव द्रव्य द्वारा स्त्रावित सजीव पतली या पतले, सजीव पतली लचीली और चयनात्मक सेलेक्टिव परमिएबल सेल एनवलप अर्थात चयनात्मक पारगम्य कोशिकीय आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ध्यान देना, यह यूनिवर्सल होती है अर्थात सार्वत्रिक होती है, सभी जीवों में पाई जाती है। तो यह सार्वभौमिक या सार्वत्रिक यूनिवर्सल सार्वभौमिक या सार्वत्रिक होती है। सार्वत्रिक होती है। आगे देखो पॉइंट में ध्यान दीजिएगा, कोशिका झिल्ली अपरिपक्व या विकासशील पादप कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। ध्यान देना, कौन सी कोशिका नहीं पाई जाती है? कोशिका झिल्ली
लीजिएगा कोशिका झिल्ली अपरिपक्व इम्मेच्योर अपरिपक्व या विकासशील पादप कोशिका कौन सी कोशिका विकासशील पादप कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। विकासशील पादप कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। विकासशील पादप कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। आगे देखिएगा, अब देखो कोशिका झिल्ली को अनेक नामों से जाना जाता है। ध्यान दीजिए इसमें देखो, दोबारा देख रहे हैं इसको कि कोशिका झिल्ली जो पढ़ रहे हैं, कोशिका झिल्ली जीवतंत्र के द्वारा स्रावित सजीव, पतली, लचीली और चयनात्मक पारगम्य कोशिकीय आवरण क्या कहलाती है? कोशिका झिल्ली कहलाती है। या यह सार्थक होती है, यूनिवर्सल होती है, अर्थात सभी जगह पाई जाती है, किंतु अपवाद स्वरूप अपरिपक्व या विकासशील पादप कोशिकाओं में यह नहीं पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, अब इसके अन्य नाम अगले पॉइंट में आ जाएगा आपको कि कोशिका झिल्ली को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जो अनेक वैज्ञानिकों ने दिए। देखिएगा, कोशिका झिल्ली को अनेक नामों से जाना जाता है। वही कहते हैं कोशिका झिल्ली को अनेक नामों से भी जाना जाता है। अनेक नामों से भी जाना जाता है। जैसे आप देखो, पहला है, उसमें एक करके देखें। पहला इसमें आ जाएगा आपके कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ध्यान दीजिएगा, यह नाम किसने दिया? तो यह शब्द क्रेमर तथा नेगली के द्वारा दिया गया। यह शब्द सेल मेम्ब्रेन, यह शब्द क्रेमर एवं नेगली के द्वारा दिया गया। क्रेमर एवं नेगली के द्वारा दिया गया। कौन सा शब्द? ये कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन शब्द। दूसरा जो आता है आपके, वो आता है आपके प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा, PLASMA, प्लाज्मा लेमा। तो ये शब्द है प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा यह शब्द सेफ्रिज के द्वारा दिया गया। यह शब्द सेफ्रिज के द्वारा दिया गया। यह नाम द्वारा दिया गया, तो ये नाम है प्लाज्मा लेमा। ये शब्द सेफ्रिज के द्वारा दिया गया, प्लाज्मा लेमा के नाम से इसको जाना जाता है। अब आता है जैव झिल्ली। जैव झिल्ली बायो मेम्ब्रेन, बायो MEMBRANE, बायो मेम्ब्रेन। जैव झिल्ली जो शब्द है वो जानते हैं आपको, सिंगर पे निकोलसन के द्वारा दिया गया। यह शब्द या नाम सिंगर एवं निकोलसन
द्वारा दिया गया, सिंगलटन निकोलसन द्वारा दिया गया। अब आता है चौथा आपके इकाई कला। इकाई कला, ये इकाई झिल्ली, इसे बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन। ये इकाई झिल्ली, यूनिट मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन MEMBRAN। इकाई कला जो शब्द है यूनिट मेम्ब्रेन, ये शब्द रॉबर्टसन द्वारा दिया गया। ये है शब्द रॉबर्टसन द्वारा दिया गया। तो देखिएगा इन नामों से इसको जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा कि कोशिका झिल्ली को अनेक नामों से जाना जाता है। पहला है कोशिका झिल्ली अर्थात सेल मेम्ब्रेन, यह शब्द क्रेमर कर्नेगी द्वारा दिया गया कि यह नाम। दूसरा है प्लाज्मा लेमन, इसे हम जीव द्रव्य कला भी कहते हैं। कौन सी कला? जीव द्रव्य कला अर्थात जीव द्रव्य कला जीव द्रव्य पाई जाती है। तो प्लाज्मा लेमन, प्लाज्मा मीन्स प्रोटोप्लाज्म, लेमन माने प्लाज्मा लेमन, यह शब्द सेप्टिस के द्वारा दिया गया। अब आपने आपके जैव झिल्ली बायो मेम्ब्रेन जीवों को पाई जाती है। यह शब्द सिंगल एवं निकोलसन के द्वारा दिया गया था। सिंगल एवं निकोलसन ने ही जीवद्रव्य झिल्ली का सबसे बेस्ट मॉडल दिया गया तक। इसे बोलते हैं फ्लड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक मॉडल। इसके बारे में पढ़ाएंगे हम आपको। अब आता है इकाई कला यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन जो शब्द है नाम रॉबर्टसन द्वारा दिया गया। इसके बारे में आगे हम कोशिका झिल्ली का रासायनिक संगठन के बारे में आगे बताएंगे अगले वीडियो में, किस किस से मिलकर बनी